गाइस, सोलो लेवलिंग की दुनिया में शैडो मोनार्क सांग जिन-वू के पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो लॉयलिटी का दूसरा नाम बन चुका है, इग्रिस। हमने उसे हमेशा एक साइलेंट पावरफुल शैडो के रूप में देखा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि शैडो बनने से पहले वो कौन था? सो हाय गाइस, दिस इज रज्जू और आज हम लोन फाइल्स पर हम खोलने जा रहे हैं वो किताब जो इग्रिस का असली कहानी बताती है। ये कहानी ग्लोरी की नहीं है, ये कहानी है धोखे की। स्टोरी की शुरुआत होती है एक अजीब ऑलमोस्ट डिवाइन लोकेशन से। हम सांग जिन-वू को देखते हैं जो एक मैसिव लाइब्रेरी में खड़ा है। ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं है। यहाँ के पिलर्स और आर्किटेक्चर देखकर लगता है जैसे ये स्पेस या किसी दूसरे डायमेंशन में बनी हो। जिन-वू के एक्सप्रेशन से लग रहा है वो कुछ स्पेसिफिक ढूंढ रहा है या बस एक्सप्लोर कर रहा है। उसकी नजर हजारों किताबों के बीच एक पर्टिकुलर बुक पर पड़ती है। सीन जूम होता है जिन-वू के हाथ पर। जैसे ही वो किताब को शेल्फ से खींचता है, हवा का एक तेज झोंका वहां से गुजरता है, मानो ये किताब सदियों से किसी का वेट कर रही थी। जिन-वू किताब को देखता है और सडनली स्टर्टल हो जाता है, हैरान रह जाता है। क्यों? क्योंकि उस बुक का टाइटल नॉर्मल नहीं था। कवर पेज पे लिखा था द ट्रेजेडी ऑफ इग्रिस। ये मोमेंट बहुत हैवी है। जिन-वू सोच में पड़ गया। ट्रेजेडी? हम सब इग्रिस को एक मैजेस्टिक नाइट की तरह जानते हैं, लेकिन ट्रेजेडी शब्द इस बात का इशारा है कि उसकी लाइफ का एंड या शायद उसकी पूरी लाइफ ही दर्द से भरी थी। जैसे ही हम उस किताब के अंदर एंटर करते हैं, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अंधेरे लाइब्रेरी से निकलकर हम आ जाते हैं एक ब्राइट सनी किंगडम में। आसमान साफ है और हवा में सेलिब्रेशन की गूंज है। यह सीन किसी वॉर का नहीं बल्कि एक विक्ट्री सेलिब्रेशन का है। हम एक मेडिवल सिटी को देखते हैं जहां लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हर तरफ भीड़ है, बिल्डिंग्स बैनर से सजी है और लोग अपने हीरोज का स्वागत कर रहे हैं। ये इग्रिस का पास्ट है जब वो जिंदा था। और फिर भीड़ के बीच से गुजरती है एक शानदार पोजीशन। नाइट्स घोड़ों पर सवार होकर आ रहे हैं। इन सब के बीच हमें वो चेहरा दिखता है जिसे हमने हमेशा हेलमेट के पीछे छुपा हुआ देखा था। ये देखो, रेड आर्मर, बिल्ड पावरफुल और आइकॉनिक सिल्वर हेयर। ये कोई और नहीं, ये ह्यूमन इग्रिस है, जिसका असली नाम था सियान हलत। इस पैनल में देखो, वो शांत है, कंपोज्ड है। उसकी आंखें भीड़ को स्कैन कर रही है, जैसे किसी ने उसका ध्यान खींचा हो। वो यहाँ एक रेस्पेक्टेड कमांडर लग रहा है, एक हीरो। लेकिन हमें पता है कि बुक का टाइटल क्या था, ट्रेजेडी। तो आखिर इस सेलिब्रेशन के पीछे, इस ग्लोरी के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने इस महान वॉरियर को एक ट्रेजेडी बना दिया? यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। साथी नाइट इग्रिस से पूछता है, व्हाट ट्रबल्स यू? तुम परेशान लग रहे हो। इग्रिस, जो अभी सियान हलत के नाम से जाना जाता है, वो कहता है, आई फील आईज अपॉन माई बैक। यानी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई देख रहा है। दूसरा नाइट इसे मजाक में उड़ा देता है। वो कहता है, अरे सियान हलत, स्कारलेट रिवर मेकर इग्रिस द रेड, क्या तुम पब्लिक अपीयरेंसेस से डरते हो? यहाँ हमें इग्रिस का टाइटल पता चलता है, स्कारलेट रिवर मेकर। इसका मतलब उसने बैटलफील्ड पर इतना खून बहाया है कि नदियां लाल हो गई होंगी। लेकिन इग्रिस पब्लिक की बात नहीं कर रहा था। वो मन ही मन सोचता है, आई सेंस द गेज ऑफ समथिंग इनह्यूमन, ए बीइंग विद अनफेथमेबल पावर एंड साइज। यानी मैं किसी इनह्यूमन या कहे दिव्य शक्ति की बात कर रहा हूँ जो बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमें इग्रिस स्पेस में फ्लोट करता हुआ दिखता है और पीछे एक जायंट आई उसे घूर रही है। ये डिटेल बहुत डीप है। क्या ये एब्सोल्यूट बीइंग की नजर है, या फिर क्या इग्रिस उस वक्त सांग जिन-वू की नजर को फील कर पा रहा था, जो फ्यूचर में लाइब्रेरी में खड़े होकर ये बुक पढ़ रहा है? ये सीन प्रूव करता है कि इग्रिस के सेंसेस नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा शार्प थी। सीन वापस रियलिटी में आता है। इग्रिस दरबार में घुटनों के बल बैठा है। राजा उसे कहता है, Once again, I find myself owing you much. राजा मानता है कि इग्रिस के बिना वो ये वॉर कभी नहीं जीत पाता। इग्रिस की ह्यूमिलिटी देखो। वो कहता है, Your words are too generous. लेकिन राजा का अगला डायलॉग इग्रिस की पूरी किस्मत डिफाइन कर देता है। राजा कहता है, Remain at my side now and always. Always यानी हमेशा। ये वर्ड सुनकर गूज़बम्स आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इग्रिस ने इस वादे को मरने के बाद भी निभाया। इवन एज ए शैडो वो हमेशा एक किंग सांग जिन-वू के साइड में ही रहा। लेकिन ये वफादारी ही उसकी ट्रेजेडी बनने वाली है। इग्रिस का ये क्लोजअप देखो। उसकी आंखों में जो डिटर्मिनेशन है वो किसी नॉर्मल सोल्जर की नहीं है। वो कहता है, I swear you my filthy for all time, your majesty. नोटिस करो, उसने कहा for all time। उसने ये नहीं कहा जब तक मैं जिंदा हूँ। यही वजह है कि इग्रिस मरने के बाद भी, एक शैडो बनने के बाद भी अपनी वफादारी निभाता रहा। उसकी ये लाइन अब एक कर्ज जैसी लगती है। लेकिन गाइस, जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी होता है। जब इग्रिस अपना सर झुका रहा था, पीछे खड़े नोबल्स के एक्सप्रेशंस देखो। ये लोग खुश नहीं है। सीन कट होता है एक बंद कमरे में। कोई गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है। यहाँ हमें इग्रिस की ट्रेजेडी का असली रीजन पता चलता है, क्लास डिस्क्रिमिनेशन। ये नोबल्स गुस्से में है क्योंकि किंग एक लो बॉर्न कॉमनर
आम इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। हमें यहाँ एक शॉकिंग बात पता चलती है, इन लोगों ने इग्रिस को उस वॉर में भेजा ही था इसलिए ताकि वो वहाँ मर जाए। वो कहते हैं he was sent to die on that battlefield। सोचो, इग्रिस ने जिसे अपनी ग्लोरी समझा वो असल में एक डेथ ट्रैप था, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि जिंदा वापस आ गया। इनकी प्रॉब्लम ये है कि इग्रिस जितना सरवाइव करता है, किंग का भरोसा उस पे उतना ही बढ़ता जाता है। तो अब ये शकुनी मामा जैसे दिखने वाले बॉल्ट नोबल ने डिसाइड कर लिया है। वो कहता है we must remove him before things get out of the hand। यहाँ रिमूव का मतलब रिटायरमेंट नहीं है, इसका मतलब असैसिनेशन है। इग्रिस ने जंग के मैदान में दुश्मनों को तो हरा दिया, लेकिन वो अपने ही घर में छुपे दुश्मनों को नहीं देख पाया। सीन शिफ्ट होता है, बारिश हो रही है। इग्रिस के हाथ में एक लेटर है जिसमें वैक्स सील लगा है। ये शायद वही डेथ वारंट है या कोई फेक मिशन ऑर्डर जो नोबल्स ने भेजा है। वो अंधेरे में चुपचाप निकल रहा है, इस बात से अनजान कि ये उसका आखिरी सफर हो सकता है। एक ब्यूटीफुल लेडी इग्रिस की वाइफ अब इंट्रोड्यूस होती है। उसकी आंखों में देखो, दर्द और चिंता साफ दिख रही है। वो पूछती है मस्ट यू टेक योर लीव, क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? ये सीन दिल तोड़ने वाला है। इग्रिस एक महान वॉरियर है, लेकिन वो एक इंसान भी है जिससे कोई प्यार करता है। क्या इग्रिस को पता था कि वो वापस नहीं आएगा, या उसे लगा ये बस एक और मिशन है? इस लड़की का इंट्रोडक्शन इस ट्रेजेडी को और गहरा बना देता है, क्योंकि जब इग्रिस मरेगा तो सिर्फ एक सोल्जर नहीं मरेगा, किसी का प्यार भी मरेगा। गाइस, एनीमे हिस्ट्री में कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं जो सीधा मौत का इशारा करते हैं, जिसे हम कहते हैं द डेथ फ्लैग। इग्रिस अपनी वाइफ के माथे को चूमता है और वो लाइन बोलता है जो हमें पता है कभी सच नहीं होगी, आई वोंट बी लॉन्ग, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, और वो उसे गले लगाता है। ये सीन इतना हैवी इसलिए है क्योंकि इग्रिस को लग रहा है ये एक मामूली मिशन है। उसे नहीं पता कि ये उसका आखिरी गुड बाय है। ये एम्प्टी हॉल और ये खामोशी चीख चीख के कह रही है कि ट्रेजेडी शुरू हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है, बारिश और तेज हो गई है। इग्रिस और उसकी यूनिट जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ इग्रिस एक लेटर निकालता है जिस पर किंग सील यानी कि राजा की मोहर लगी है। ऑर्डर है सप्रेस द रेबल्स, बागियों को खत्म करो। लेकिन इग्रिस बेवकूफ नहीं है, वो स्कारलेट रिवर मेकर है, उसे एक्सपीरियंस है। वो सोचता है रेबल एक्टिविटी पिछले कुछ वक्त से शांति थी, तो अचानक रेबल्स कहाँ से आए? यहाँ उसे पहली बार शक होता है कि कुछ गड़बड़ है, और तभी उसकी सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट होती है। इग्रिस की आंखें देखो, एक चमक, एक इंस्टिंक्ट। ऊपर से दुश्मन अटैक करता है। ये कोई रेबल नहीं, एक प्रॉपर असैसिन है। लेकिन इग्रिस बिना डरे बिना हिले वो अपनी तलवार घुमाता है, एक ही बार में दुश्मन के 2 टुकड़े कर देता है। इस पैनल में उसका पोज देखो, हॉर्स बैक पर बैठे बैठे ही उसने अटैक को डिफ्लेक्ट करके काउंटर कर दिया। ये दिखाता है कि वो नेशनल लेवल हंटर के बराबर का वॉरियर था अपने टाइम में। लेकिन दुश्मन एक नहीं था। चिल्लाने की आवाज आती है, एन एम्बुश। चारों तरफ से सोल्जर्स निकल आते हैं। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये एक मैसेकर प्लान है। इग्रिस को रेबल्स से लड़ने के लिए नहीं भेजा गया था, उसे यहाँ मरने के लिए घेरा गया। सीन कट होता है कुछ देर बाद पर। जमीन पर लाशें बिछी है। इग्रिस खड़ा है, थका हुआ लेकिन अभी भी जिंदा। उसने पहली वेव को खत्म कर दिया, लेकिन सवाल यह है क्या वो अपनों के धोखे से जीत पाएगा? अचानक सन्नाटे में एक आवाज गूंजती है, कोई ताली बजा रहा है। इग्रिस चौंक जाता है। ये ताली तारीफ के लिए नहीं, मजाक उड़ाने के लिए था। पहाड़ी के ऊपर से वो गंजा नोबल बाहर आता है, और वो अकेला नहीं है, उसके पीछे पूरी आर्मी खड़ी है। वो इग्रिस को टॉन्ट मारता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इग्रिस इतना देर तक टिक पाएगा। इग्रिस का रिएक्शन देखो, वो गुस्से में है, थका हुआ है, लेकिन टूटा नहीं है। वो पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, क्योंकि ये नोबल उसी के किंगडम का है जिसकी रक्षा इग्रिस करता है। यह नोबल असली चेहरा दिखाता है। वो कहता है डिस्पोजिंग ऑफ ए ट्रेटर, एक गद्दार को ठिकाने लगा रहा हूँ। लेकिन इग्रिस गद्दार नहीं है। असली वजह अगले डायलॉग में पता चलता है, A filthy commoner who dares to cloud his majesty's judgment। दोस्तों, ये ट्रेजेडी किसी वॉर की वजह से नहीं है, बल्कि जेलसी और पॉलिटिक्स की वजह से है। उन्हें बर्दाश्त नहीं था कि एक आम इंसान राजा का खास बन जाए। वो इग्रिस का असली नाम लेता है, यू सियन हालत। लेकिन इग्रिस इग्रिस है, वो डरता नहीं है। वो अपनी बड़ी सी तलवार उठाता है और कहता है I suspected the letter was a trap। मुझे शक था कि लेटर एक जाल था, फिर भी वो आया। क्यों? क्योंकि वो किंग का ऑर्डर इग्नोर नहीं कर सकता था। और अब ये पैनल देखो, द कॉन्फिडेंस। इग्रिस आगे बढ़ता है, वो चैलेंज करता है, डू यू रियली थिंक दिस फ्यू सोल्जर्स कैन ब्रिंग मी टू हील? मतलब तुम्हें लगता है ये चिंदी चोर सोल्जर्स मुझे झुका पाएंगे? स्कारलेट रिवर मेकर को हराना नामुमकिन है, और ये बात नोबल भी जानता है। नोबल मुस्कुराता है, उसे पता है वो इग्रिस को लड़ाई में नहीं हरा सकता,
इसलिए वो खेलता है सबसे गंदा गेम। वो कहता है आई थिंक नो सच थिंग और फिर वो बॉम्ब ड्रॉप करता है। बट टेल मी विल इट बी योर हेड और हर्स। यहाँ वो इग्रिस की वाइफ की बात कर रहा है जिसे हमने कुछ टाइम पहले देखा था। नोबल ने इग्रिस को ब्लैकमेल कर दिया, अगर इग्रिस लड़ता है तो वो लड़की मारी जाएगी, अगर इग्रिस सरेंडर करता है तो शायद वो बच जाए। ये है असली ट्रेजेडी। एक इनविंसिबल वॉरियर को तलवार से नहीं बल्कि उसके प्यार का फायदा उठा के हराया जा रहा है। इग्रिस के पास अब कोई चॉइस नहीं बची है। एक वॉरियर दुश्मन से लड़ सकता है लेकिन अपनों की जान बचाने के लिए उसे झुकना ही पड़ता है। इग्रिस की आंखें बंद है, वो अपने अंदर के तूफान को शांत कर रहा है और फिर बारिश की आवाज के बीच उसने अपनी तलवार छोड़ दी। स्कारलेट रिवर मेकर जो कभी किसी से नहीं हारा आज हार मान रहा है। वो घुटनों पर बैठकर कहता है आई यील्ड, मेक गुड ऑन योर वर्ड, स्पेयर माई मैन एंड माई वाइफ। उसने अपनी ग्लोरी, अपनी लाइफ, सब कुछ दांव पर लगा दिया सिर्फ एक उम्मीद पर कि नोबल अपनी जुबान का पक्का होगा। लेकिन गाइस, चैप्टर का नाम ट्रेजेडी ऐसे ही नहीं है। नोबल का चेहरा देखो, अंधेरे में उसका एक्सप्रेशन कितना डेमोनिक लग रहा है। वो पूछता है माय वर्ड, मेरा वादा, कैसा वादा? और फिर वो एक लाइन बोलता है जो इग्रिस की दुनिया खत्म कर देती है। आई डोंट रिमेम्बर मेकिंग सच ए प्रॉमिस। मुझे याद नहीं मैंने कोई वादा किया था। सोचो उस पल का दर्द। इग्रिस ने सरेंडर कर दिया, वो निहत्था है और अब उसे पता चलता है कि ये सब झूठ था। इग्रिस की आंखें फटी की फटी रह गई। एक सेकंड के अंदर नोबल ऑर्डर देता है किल देम ऑल। इग्रिस चिल्लाता है पर अब देर हो गई। ये डर मौत का नहीं है, ये डर है अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को उजड़ते हुए देखने का। यही वो मोमेंट है जब सियन हलत मर गया और उस दर्द से शैडो इग्रिस का जन्म हुआ। क्योंकि जब वो शैडो बना तो उसने जीनवू में वही सच्चा राजा देखा जो उसे यहाँ नहीं मिला था। मौत के वक्त इंसान को अपनी पूरी जिंदगी याद आती है। इग्रिस के मन में क्या चल रहा है? वो सोचता है एम आई डेड टू मीट सच एन एम्प्टी एंड। एम्प्टी एंड यानी एक खाली मौत, बिना ग्लोरी के, बिना ऑनर के। लेकिन असली दर्द अगले पैनल में है। आई फेल्ड माई वाइफ, माई सोल्जर्स। मरते वक्त उसे अपनी चिंता नहीं थी, उसे बस इस बात का गम था कि वो अपने लोगों को नहीं बचा पाया। यही रिग्रेट वो चीज है जिसने उसे शैडो बनने के लिए क्वालिफाई किया। क्योंकि शैडो मोनार्क उन्हीं को चुनता है जिनकी ट्रेजेडी अभी खत्म नहीं हुई होती है। इग्रिस की आंखें बंद हो जाती है लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती है। अचानक सीन शिफ्ट होता है। इग्रिस एक डीप स्पेस में फ्लोट कर रहा है। वो सोचता है ये कौन सी जगह है, क्या ये मौत के बाद की दुनिया है? अब यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। याद है स्टार्टिंग में इग्रिस ने कहा था कोई मुझे घूर रहा है, वही जाइंट आई वापस आती है। इग्रिस अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है दिस गेज, समथिंग हैज बीन वॉचिंग मी सिंस द कोरोनेशन। मतलब जब वो जिंदा था तब से उसे कोई ऑब्जर्व कर रहा था। अब वो एक्चुअली में कौन था ये तो नहीं पता। शायद वो प्रीवियस शैडो मोनार्क एशबॉर्न था या फिर द सिस्टम। बट ये इतना तो प्रूव करता है कि इग्रिस का शैडो सोल्जर बनना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये पहले से लिखा हुआ था। डेस्टिनी ने उसे चूज किया था क्योंकि वो सबसे वफादार नाइट था। आखिरी पैनल में देखो, इग्रिस उस पर्पल लाइट में खींचता चला जा रहा है और यही से होता है उसका एक नया जन्म। सियन हलत मर गया लेकिन इग्रिस अमर हो गया। तो यार यही थी इग्रिस की पूरी कहानी। एक ऐसा हीरो जिसे जिंदा रहते हुए धोखा मिला लेकिन मरने के बाद उसे एक ऐसा राजा मिला जिसके लिए वो दोबारा तलवार उठा सके। अब जब तुम सोलो लेवलिंग में इग्रिस को जिनवू के पीछे खड़ा देखोगे तो याद रखना वो सिर्फ एक परछाई नहीं है, वो एक टूटा हुआ इंसान है जिसने वफादारी का प्राइस अपनी और अपनों की जान देकर चुकाया है। अगर इस ब्रेकडाउन ने तुम्हें जरा भी इमोशनल कर दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में राइज लिखो इग्रिस को रेस्पेक्ट देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।